नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का क्वेश्चन आवर में। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। उत्तराखंड में पिछले साल प्राकृतिक आपदा की वजह से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ था। इस बार उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में 20 जून से 25 जून के बीच मानसून दस्तक देगा। सवाल है, आपदा की तैयारी क्या है? उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में हर साल मानसून के दौरान भारी नुकसान होता है। पिछले साल यानी 2025 में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं और भारी बारिश की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी। राज्य के कई गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। इस बार कुछ समय बाद मानसून की एंट्री होने वाली है, लिहाजा सवाल उठ रहा है कि पिछले साल से सबक लेते हुए राज्य सरकार इस बार कितनी तैयार है। मानसून तैयारियों की समीक्षा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री स्तर पर अब जो है समीक्षाएं चल रही हैं। प्रशासन को राहत और बचाव की पूरी तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ प्रशासन को 24/7 तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। संवेदनशील भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान हो रही है। कंट्रोल रूम और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को सक्रिय बनाने की बात भी हो रही है। और इतना ही नहीं, चारधाम यात्रा मार्गों पर रखी जा रही विशेष निगरानी, जेसीबी, पॉकलैन, राहत उपकरणों की तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट पर त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था भी हो रही है। नदी नालों जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने की बात हो रही है। आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन तैयार रहना होगा। हर साल देवभूमि उत्तराखंड झेलता है आपदा का दंश और हर मानसून में किसी न किसी इलाके में नुकसान ज़रूर होता है। मानसून में कहीं भूस्खलन का डर होता है तो कहीं बादल फट जाते हैं। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो हर साल उत्तराखंड में देखने को मिलती है। अब सवाल यही है कि कितने तैयार हैं हम और सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि अक्सर जब आपदाएं आ जाती हैं तो उसके बाद प्रभावी कदम उठाने की बात होती है, लेकिन उससे पहले कितनी तैयारी हमारी है, ये बड़ा सवाल है। मानसून का जो सीज़न है वो बस शुरू हो ही चुका है, लेकिन अब कितना समय और सरकार की तैयारियों में लगेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जो पिछले साल की जो आपदाएं आई थी उनसे हमने क्या सीखा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सरकार जो फंड जारी करती है, क्या उसका सही उपयोग भी हो रहा है, ये भी एक सवाल है। तो भूस्खलन प्रभावित इलाकों में त्वरित राहत पहुंचने की बातें हो रही हैं। और इसके अलावा चारधाम यात्रा मानसून में सुचारू रह पाएगी या नहीं। और चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ के उनका परिचय आपसे करा दे। प्रभा बंधुनी जी भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत प्रभा जी आपका। अभिषेक भंडारी जी मेरे साथ हैं स्टूडियो में, कांग्रेस नेता, आपका भी स्वागत सर। दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता स्टूडियो मेरे साथ हैं, आपका भी स्वागत। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत। और त्रिलोक चंद सोनी जी पर्यावरणविद भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत त्रिलोक जी आपका भी। तो प्रभा जी, कितनी तैयारी है पार्टी की, सरकार की? भाई आप देखते हैं हर साल कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी रहती हैं आपदा के क्षेत्र में, क्या कुछ तैयारी है सरकार की? देखिए सचिन जी, निश्चित तौर पर आने वाला समय मानसून का सीजन है और जिस प्रकार से हमारे राज्य की परिस्थितियां हैं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बरसात बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है जी। और पिछले वर्ष भी हमने देखा था कि बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि जिसकी संभावना भी हम लोगों को नहीं थी, क्योंकि देखिए ये तो एक आपदा है, किसी भी रूप में हो सकता है इस बार उतनी बारिश ना हो, लेकिन पिछली बार जितनी ज्यादा हमने बादल फटने की घटनाएं देखी थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हमारे राज्य को झेलना पड़ा था। और चाहे वो पहाड़ों में देखें, लेकिन पिछले बार तो हमने ये देखा था कि मैदानी क्षेत्रों में, अगर हम देहरादून की भी बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान हम लोगों को हुआ था, जान माल की हानि हुई थी। तो देखिए उसी के अनुरूप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक ली है। उसमें समीक्षा बैठक में जितने भी हमारे उससे संबंधित विभाग है, उन सब के जितने भी सचिव हैं, उन सब से पूछा गया, उन सबको अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया और अभी से तैयारियां करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं है, तैयारियां तो देखिए सचिन जी हमेशा चलती हैं, आपदाएं कभी भी आ सकती हैं। हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, हमेशा तैयार रहती है। और पिछले साल भी हमने देखा था कि जब भी ऐसी आपदाएं हमारे राज्य में आई हैं तो उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था तो उसमें कितनी अच्छे से इन सारी टीमों ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया था और सबको जान माल की हानि कम से कम हो उस वक्त, यही हमारा उद्देश्य रहता है। और अब तो देखिए टेक्नोलॉजी का टाइम है और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो राजधानी देहरादून में कंट्रोल रूम बनाया गया है आपदा प्रबंधन, उसी के साथ कंट्रोल के साथ जो हर जिले में भी कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है, जैसा कि पिछली बार तो प्रभा जी, सवाल ये कि आपदाएं आ क्यों रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है ना कि भाई आपदाएं आ क्यों रही हैं? क्या वो मानव निर्मित आपदाएं हैं या प्राकृतिक आपदाएं हैं? नहीं
सचिन जी देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि आपदाएं जो होती है कि जैसे मैंने बादल फटने की घटनाएं आपको बताई थी, तो अगर अब इसमें हम ग्लोबल वार्मिंग का ले ले तो ग्लोबल वार्मिंग केवल हम कहें कि उत्तराखंड में है, हमने हिमाचल में पिछली बार देखा था, हमने जम्मू कश्मीर में पिछली बार देखा था किस प्रकार बर्फ में ढक गए थे, बर्फीली हवाएं वहां पर थी। हिमाचल में कितनी ज्यादा बाढ़ आ गई थी, पूरा का पूरा गांव वहां पर डूब गया था। तो ये कह देना कि उत्तराखंड में ही आ रही है, ऐसा नहीं है। जितने भी हिमालयी राज्य हैं जी, वहां पर ये चीजें देखने को मिली हैं। ठीक है। तो इसका कारण तो देखिए ये ग्लोबली भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि इन चुनौतियों का जो पिछली बार हमारे सामने जो चुनौतियां आ गई थी, उन्हीं चुनौतियों से भी हमें अनुभव भी कि इस प्रकार के अगर दोबारा होता है तो उसी के लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई थी ठीक है। कि एक कोऑर्डिनेशन टीम फटाफट काम करे और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर रहें, जिससे कि कम से कम हम जान माल की हानि हो सके, उसको रोक सके। ठीक है प्रभा जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभिषेक जी, अब देखिए जैसे प्रभा जी कह रही हैं कि भाई ये कोई ऐसा स्टेट तो है नहीं उत्तराखंड जहाँ पर यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। भाई अलग अलग स्टेट्स में इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं, हिमाचल प्रदेश की बात हो या अदर स्टेट्स की बात हो। तो ये क्या मानव जनित आपदाएं हो रही हैं या जैसा कि प्रकृति है? भाई ये तो आपदा ऐसा तो नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट में आ रही है, आपकी सरकार में इतनी भयंकर आपदा आ चुकी है, तो सरकारें तो काम करती हैं ना। निश्चित सचिन जी, ये प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं, आपने दो अलग अलग चीजें बोली। तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बारिश हो गई, ठंड हो गई, गर्मी हो गई, ये अलग अलग तरीके से हैं जी। लेकिन अभी आप ये देखिए, कुछ एक साल पहले या एक डेढ़ साल पहले हमारे यहाँ पे जब धराली की आपदा आई थी जी। उसके बाद वहां पे यमुनोत्री के पास ऊपर हडसिल वगैरह काफी पूरा एक यमुनोत्री और गंगोत्री का जोन है, उसमें करीबन 10,000 से 11,000 देवदार के पेड़ बिना पूछे काटे गए और हमारे यहाँ पे किसी ने भी उसको कवर नहीं किया। मैं आपको बताऊं, झारखंड की एक सांसद लोकसभा में बोल पड़ी कि उत्तराखंड में ये घटनाएं हो रही हैं और उन्होंने आपदा प्रबंधन मंत्री से भी मिले, केंद्र के यूनियन मंत्री हैं, तो उनसे मिले कि इस तरह की घटनाएं, आपको वहां पे पेड़ों को इस तरह से कटने से रोकना चाहिए। जो देवदार के पुराने पेड़, एक पेड़ को, पौधे को पेड़ बनने में लगभग 50-60 हो सकते हैं, 100-150 साल भी लग सकते हैं। उस पेड़ को हम बिना पूछे काट देते हैं। अभी सचिन जी एक व्यावहारिक बात बता रहा हूं मैं आपको, आप राजा जी चले जाइए, अगर आप यहां से रिस्पन्ना से, देहरादून से अगर ऋषिकेश जा रहे हैं या आप विकास नगर की तरफ जा रहे हैं, पहले जंगल ऐसा दिखता था कि अगर सड़क से हम गाड़ी से जा रहे हैं तो जंगल अंदर 2-3 मीटर के बाद अंदर कुछ दिखाई नहीं हो रहा है, उस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं, अभी पहले एक बार कंप्लीट कर दे, फिर उसका कंक्लूजन बता दूंगा मैं। अभी कुछ समय से अब यहां पे ऐसा हो गया है कि अगर आप सरकार से पूछते हैं तो सरकार वापस विपक्ष को क्वेश्चन करती है कि आप इस पे जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर मीडिया में क्वेश्चन उठता है तो दूसरा बोलता है कि विपक्ष क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। क्या सारी जिम्मेदारी विपक्ष ने उठा दी है क्या? सत्ता पक्ष खाली निर्ममता से ये जलवायु हो या इंसान हो, इनको दबने के लिए, कुचलने के लिए बना दिया या छोड़ दिया गया है। आप बताइए, हम ये नहीं बोल रहे, आपदाएं आती हैं। अभी यहां पे मई में अभी मानसून भी नहीं आया, लेकिन 1 महीने पहले जब बारिश हुई ना, तो आपने देखा होगा कि रुद्रप्रयाग से और केदारनाथ के रूट पे ऐसा मंजर आपने देखा होगा कि 2 दिन में सड़कें निकल गई हैं, भूस्खलन हो गया। तो इसके लिए क्या कुशल रणनीति, सरकार हर समय ये जरूर देखने की कोशिश कर रही है कि भाई हम बिल्कुल तैयारी में हैं। तैयारी में तो रहना है, आपने खाली ये थोड़ी नहीं कि मीटिंग ले ली हो गया। आपके आज तो आपदा सरकार पर कुछ तो तैयारी करती होगी ना अभिषेक, जैसा तो नहीं है कितने टाइम से लगातार सरकार 17 से सत्ता में है बीजेपी, तो आज तक कुछ किया ही ना हो उसने। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल किया तो क्यों नहीं होगा, मीटिंगें कर दी। आप देख लिए
कितनी जवाबदेही है। अभी कुछ दिन पहले फिर मैं चैनल पे, आपके चैनल पे बोल रहा था, ठीक है, तकरीबन 5 साल में 100 से ज्यादा पुल एक नहीं 2-2 बार टूट गए, और जो पुल टूटे उनके लिए कमेटी बन गई। एक भी कमेटी की रिपोर्ट क्या बाहर आई? और जब अगर बाहर आई या नहीं आई, किसी भी जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार जो भी जिम्मेदार हैं, क्या उस पर कार्रवाई हुई? ठीक है, दीपक जी आप बोलिए, क्या सरकार सिर्फ बैठकों का दौर ही जारी रखती है, धरातल पर कुछ नहीं होता है? अगर आप गिनाएंगे तो कुछ फैक्ट गिनाना दीपक जी कि हाँ ये चीज होनी चाहिए थी, ये नहीं हुई है, कहां पर कमी है, सुझाव भी तो कई बार दे दीजिए, या सिर्फ कमियां ही निकाल रहे हैं? देखिए प्रभा जी आपकी बात ऊपर तक पहुंचा देंगी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं का हमेशा कहना रहा है कि अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो उसको जरूर हमें दीजिए, सरकार उसको मानेगी। और सुझाव अगर ये सुनते तो इतनी सारी समस्याओं का सामना ये प्रदेश नहीं कर रहा होता जी। जहाँ रही मानसून की बात, जो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपदा को रोका नहीं जा सकता, निश्चित रूप से उनका कहना बिल्कुल सही था कि आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा से उपजा हुआ दर्द को कम तो किया जा सकता है। धराली थराली के पीड़ित अब तक अगर आप जांच करेंगे तो पिछले साल जो आपदा आई थी धराली और अब उस थराली में, वहां के पीड़ितों को अब तक सही ढंग से उनको विस्थापित नहीं कर पाए हैं जी। ये किसका काम था? सरकार का काम है ना। लेकिन सरकार क्या कर रही है? विकास के नाम पे अंधाधुंध आप पेड़ काटने में लगे हुए हैं। कोई नीति नहीं है आपकी। सड़कों के चौड़ीकरण के लिए आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने कहा था ये जो मानसून की स्थिति हो रही है, या जो ये जितनी जो बिगड़ रहा है स्थिति, पर्यावरण की बदल रही है, जो हमारे आपदाएं आ रही हैं, ये मानव जनित है कि नहीं है? जब हम लोग पेड़ों का कटान करेंगे, विकास के नाम पे छेड़छाड़ करेंगे प्रकृति के साथ, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं पर मनुष्य को ही झेलना पड़ेगा। सरकार में है तो सरकार हर साल ये करती है, हर साल आपदा से आने से पहले मीटिंग करती है, जो उन्होंने करी है जी। पर आप हर साल आप ही के चैनलों में फिर डिबेट का इश्यू बन जाता है कि देखिए किस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम पूरा चोक हो जाता है। हर पिछले 4-5 साल से हम आपके लगातार डिबेट में आ रहे हैं सचिन जी। और एक चीज हम देख रहे हैं, सब कुछ बकायदा सारे विभागों को सचेत कर दिया गया है, सारे सचिवों को सचेत कर दिया गया है, बिल्कुल सुरक्षा प्रणाली, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबको सचेत कर दिया है। पर जैसे ही पहली बारिश होगी, आप ड्रेनेज की समस्या आपको राजधानी के अंदर दिख जाएगी। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा पैसा खा गए। मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ। जब राजधानी में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था, तब इन्होंने कहा था कि अभी हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने में लगे हुए हैं। काफी हद तक काम किया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जल भराव आपको नजर आएगा, और आप अपने इस ऑफिस तक नहीं आ पाएंगे अगर आपका घर यहाँ से 5 किलोमीटर या 2 या 3 किलोमीटर की दूरी में होगा। अभी जब बरसात अपने चरम सीमा पे आएगी, इस मानसून का आएगा। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप करिए, आपदा प्रबंधन आपने विभाग बना रखा है, आप नियमित तौर पे उसकी मीटिंग करिए। आप नियमित तौर पे कम से कम जो नुकसान हो सका, जन और माल का जो नुकसान हो प्रदेश के जो जनता का, उसको कम से कम करने की कोशिश करिए। उस विषय में काम करिए। विपक्ष इसको राजनीति का विषय नहीं बनाएगा, लेकिन जब आप अपनी तैयारियों को एक राजनीति का विषय बनाएंगे, और भविष्य में यदि अगर तैयारी आपकी फेल आती है और तब विपक्ष अगर उसमें कुछ कटाक्ष करता है, तब आप कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है विपक्ष के ऊपर। अभी समय है, समय रहते आप पूरी तैयारी कर लीजिए। कम से कम नुकसान हो जनमाल का, कम से कम नुकसान हो आम आदमी का। पहाड़ में सर उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है, एक बाढ़ मुझे लगता है यहाँ नहीं आती है। बाकी जितने भी नेचुरल डिजास्टर हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, हमने पढ़े हैं, वो आधे से ज्यादा उत्तराखंड में रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ सचिन जी ये है, सरकार अगर तैयारियां करिए तो तैयारी को पुख्ता कीजिए, और विपक्ष साथ में है। लेकिन यदि आप राजनीति करें, राजनीति चमकाने के लिए और राजनीति में दिखाने के लिए कि आप तत्पर है, कार्य कर रहे हैं, अगर ये आप करेंगे तो ये इससे ठीक है, ओमर सिसोदिया जी, इससे समस्या का समाधान नहीं होने इसमें कौन सी राजनीति बीजेपी चमका सकती है? जैसा कि दीपक जी कह रहे हैं, भाई राजनीति चमकाने के लिए करेंगे, भाई काम होगा तो जनता के लिए होगा, राहत बचाव कार्य होता है बाद में, वो भी पब्लिक के लिए होता है, उससे पहले मेजर्स लिए जाते हैं तो वो भी जनता के लिए ही है। देखिए, राजनीति यहाँ पर इस तरीके से चमकाई जाती है कि हमारा जो, मैं हमेशा कहती हूँ कि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं, हिमालय जो पहाड़ हैं, बहुत नए पहाड़ हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि हिमालय के जो पहाड़ हैं वो इतना चौड़ी जो आप सड़कें बना रहे हैं, विकास के नाम पर जो आप सड़कें बना रहे हैं, 4 धाम यात्रा के नाम पर आप जो यहाँ पर रेला आ रहा है गाड़ियों का, क्या वाकई में उत्तराखंड इसको झेलने लायक स्थिति में, यहाँ का पर्यावरण इसको झेलने लायक स्थिति में है? अगर हम ये बात कहते हैं कि लोगों की संख्या को सीमित कीजिए, तो हमें हिंदू विरोधी और
पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी, पता नहीं क्या क्या हमारे नाम रख दिए जाते हैं। लेकिन हम बिल्कुल अपने सनातन धर्म की अगर हम परंपरा को देखें तो आपको याद होगा कि एक जमाना था, अभी कुछ दिनों पहले तक लोग अपना पिंडदान करने के बाद हम लोग अपनी उसमें निकलते थे, हम लोग चार धाम यात्रा पर निकलते थे। हमारे गांव के बुजुर्ग वो पहले अपना पिंडदान करते थे कि पता नहीं हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन इस समय चार धाम यात्रा का स्वरूप ही चेंज हो चुका है, लोगों के लिए पिकनिक बन चुकी है, लोग 2-2 3 दिन में वहां जाते हैं, रीले बनाते हैं और रास्ते भर जिस तरीके के कार्य होते हैं वो हमारी सनातन संस्कृति के बिल्कुल विरोधी हैं। चार धाम यात्रा होनी चाहिए, लेकिन क्या सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नहीं कर सकती? बहुत बार हमने कहा कि क्या बैटरी के जो वाहन हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन है, क्या उसका प्रयोग मैंडेटरी नहीं किया जा सकता? क्या सरकार की तरफ से कुछ गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती जो इलेक्ट्रिक से चलें, ताकि ज़्यादा कम से कम प्रदूषण हो? ध्वनि प्रदूषण भी आप हालत देखिए, आप पहाड़ों पर बद्रीनाथ के रास्तों पर आप ऊपर से कोई ड्रोन से मैंने एक फोटो देखा था, हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग 10-10 घंटे तक वहां जाम में फंसे हुए हैं। क्या ये सब पर्यावरण को नुकसान नहीं है? और सचिन जी, जिस तेजी के साथ हमारा ये, अभी मैं किसी डिबेट में यहीं पर बैठे थे, कह रहे थे हमारा वन क्षेत्र बढ़ गया। उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च करी, यूट्यूब पे ढूंढा, मुझे कहीं समझ में नहीं आया हमारा वन क्षेत्र कहाँ बढ़ गया। पता नहीं, बीजेपी प्रवक्ता मोदी बताते हैं कि हमारा वन क्षेत्र बढ़ गया। भाई मैं तो जहां भी देखती हूँ पूरे उत्तराखंड में, हम जब भी दौरे पर जाते हैं, मुझे वन क्षेत्र कम होता हुआ नजर आता है। पता नहीं बीजेपी के कौन से प्रवक्ताओं को कहां पर वन क्षेत्र बढ़ा हुआ दिखाई देता है। कहने का मतलब से सचिन जी इतना ही है, देखिए ये सरकार तभी तक है जब तक लोग हैं, जब तक हम जिंदा हैं, हमारे प्रदेश में लोग हैं, तभी तक सरकारें हमारे जनता के लिए काम करने वाली सरकारें हैं। जब जनता ही नहीं रहेगी, हम लोग ही नहीं बचेंगे, आपदा में इतनी जान माल के नुकसान हो जाएंगे, तो जनता किसके ऊपर, सरकारें किसके ऊपर राजनीति करेंगी, किसके ऊपर शासन करेंगे? ठीक है, चलिए मुझे अपने गिरेबान में कम से कम सरकार को इतना जरूर झांकना चाहिए कि हम जो नीतियां बना रहे हैं, इन नीतियों का असर हमारे परिवार पर भी होगा, हमारे बच्चों पर भी होगा। आपदा से ना हम बचेंगे ना मुख्यमंत्री। आपदा को लेकर सरकारों को काम करना चाहिए, सजग रहना चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पर्यावरणविद भी हमारे साथ लगातार सोनी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि सरकार ने कितना काम किया और कितने तैयार हैं। हम छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बात हो रही है कि आखिर आपदाओं को लेकर कितनी तैयारी है सरकार की। लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिलोक चंद सोनी जिससे बात करते हैं, पर्यावरणविद हैं। त्रिलोक जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि सरकार की कितनी तैयारियां हैं, और आप तो पर्यावरण से जुड़े हैं, कितना डिफरेंस देखते हैं? जैसे अभी उमा जी भी कह रही थी कि भाई हमने तो सुना था, अभी बीजेपी के प्रवक्ता एक पिछली डिबेट में बोल रहे थे कि 10% का इंक्रीज हो गया है जंगलों में, लेकिन यहाँ तो हाईवे बनाए जा रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। अभिषेक जी भी कह रहे थे, तो क्या ऐसा हो रहा है और यही वजह है प्राकृतिक आपदाओं की? हाँ, नमस्कार सचिन जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारे हिमालयी क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपदा की इस तरीके से समस्या बनी रहती है। जब भी बारिश का सीजन होता है तो कहीं ना कहीं लोग जो है कि घबराए हुए रहते हैं जी। और आपदाओं की अगर मैं बात करता हूं तो मौसम के जो बदलाव होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। एक आप देखते हैं, एक प्राकृतिक कारक होते हैं इसके, और दूसरा मानवकृत कारक होते हैं। ये दोनों कारक कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को, प्रकृति को प्रभावित करते हैं। जहां हम हवाओं की बात करते हैं, जैसे मानसून सीजन चल रहा है, तो ये भी 2 प्रकार की हमारे यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं, एक हमारे दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती हैं, दूसरा हमारा उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं जी। वर्तमान अगर हम बात करते हैं मानसूनों की, तो वो हमारे दक्षिण जो पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो हवाएं चलते हैं। मानसून जो है कि हमारे मानसून आकर जो हवाओं की दिशा में पलटवार कर लेते हैं, पलट जाते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, मौसम कह देते हैं जी। और इस मौसम के कारण सचिन जी, आपने देखा होगा पिछले समय में पूरा पहाड़ हिल चुका था। उत्तराखंड की ही मैं विशेषकर बात करूं तो कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जो कहीं ना कहीं जो है कि इस आपदा की दृष्टि से झेला नहीं होगा जी। बहुत जनधन की हानि भी हुई। कहीं चाहे थराली की बात करें, चाहे धराली की बात करें, पौड़ी की बात करें, कुमाऊं के मंडल की बात करें, तो ये आपदा है।
लेकिन बात यह है कि जब हमको पता है कि यहाँ पर हमारा पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्य में आपदा आएंगी, तो उस आधार पे यहाँ पर पहले ही रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिए। क्योंकि आपदाएं 3 प्रकार की घटनाएं घटित करते हैं, आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद। तो जो इस समय आपके डिबेट के माध्यम से या जो सरकार ने जो निर्णय लिया होगा वो आपदा से पहले के समय के हैं। उन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पर इस तरीके की रणनीति बनाई होगी ताकि पिछले साल की आपदाओं की पुनरावृत्ति के कारण जनमानस को बचाया जा सके। और निश्चित तरीके से ये चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो पहाड़ तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि जिस तरीके से, क्योंकि पहाड़ का जो निर्माण हुआ है सचिन जी, वो अवसादी शैली से हुआ है और ये बिल्कुल कमजोर हैं, रवेदार हैं। यहाँ पर कोई बड़ी अगर भूगर्भीय हलचलें होती हैं तो निश्चित तरीके से इनके टूटने की संभावनाएं बनी रहती हैं। हमारे विकासवादी सोच ने जिस तरीके से पर्वतीय अंचलों के जो कठोर हमारे चट्टाने हुआ करते थे, यहाँ के स्थान हुआ करते, उनसे कहीं ना कहीं छेड़खानी हुई है। जब हमने विकासवादी सोच को विकसित किया तो उसके साथ साथ हमने वहां का जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, साथ साथ जो उसका निवारण होना चाहिए थे, जो बचाव कार्य होना चाहिए था, जो सुरक्षित कार्य होना चाहिए, वो सबसे पहले उस हमारा एजेंडा में आना चाहिए था। क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, ये जैसे जैसा हम आप सभी लोग जानते हैं कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है या हमारा भूमध्य रेखा है, जैसे जैसे सूर्य की जो प्रकाश पड़ेगा वो जहां जहां गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे वो स्थान जैसे गर्म होते रहेंगे, कहीं ना कहीं हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगे। और उस तरह अब इस समय की जो हमारी जो है जो मकर रेखा की हम बात कर नीचे दक्षिण भारत में हिंद महासागर की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो ज्यादा हमारे यहाँ पर बारिश कर लेते हैं, वो ऊपर उठेंगे। इसलिए इसको हम जो कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, ये हमारे अधिक तीव्र गति से होते हैं। ठीक है, चलिए सर मैं आऊंगा आपके पास। तरीके से जहां मानसूनों का आना भी जरूरी है, क्योंकि मानसून आएंगे तो यहाँ की जो कृषि है, किसानों का खेती कार्य, पर्वतीय अंचलों के लोग हैं, हमारा तो किसी दिन यही चलता है, तो वो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए लाभकारी होते, लेकिन उस लाभकारी के लिए वहां का जनधन को बचाना सबसे ठीक है। मैं आऊंगा सोनी जी आपके पास। प्रभा बंधुनी जी, अब देखिए सरकार आपकी है, काम आपको करना है। जैसे अभी सोनी जी बता रहे थे कि भाई 3 परिस्थितियां होती हैं, आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद। अभी आपने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं हैं, भाई आपदाओं को तो रोक नहीं सकता, लेकिन उसके कारणों पर तो हम लोग जा सकते हैं। अभी अभिषेक जी भी कह रहे थे कि भाई पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, सरकार का उन चीज़ों पर ध्यान नहीं है, तो जो मैनेजमेंट है उससे भी कहीं ना कहीं विपक्ष को दिक्कतें हैं कि जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और सुझाव भी दे रहे हैं दीपक जी तो आपको। देखिए सचिन जी, इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए पहले तो ये विषय ऐसा है, मुझे ये लगता है इसमें राजनीति शायद किसी को भी करनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जिस प्रकार ये अगर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं एक जवाब इन सबको देना जरूर चाहूंगी। अगर ये पेड़ों की कटान की बात करते हैं, पिछली बार हमने खुद देखा थराली में आपदा आई, तो वो जिस प्रकार उस वक्त भी हमने चर्चा इस विषय पे करी थी कि कई घर बिल्कुल नदी के किनारे थे, ठीक है आज वो नहीं है और दोबारा उनका निर्माण वहां पे हुआ था। उनको बसाने के लिए जहां भी वो घर बसाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहां पे कुछ पेड़ों का कटान होगा, लेकिन जब उन पेड़ों को काटा जाता है तो सरकार सबसे पहले इस बात का ध्यान रखती है कि उतने ही पेड़ कहीं और लगाए जाए, ताकि इस प्रकार से जो हरियाली है, जो मतलब हमारा ग्रीन, किसी एक जगह का इकोसिस्टम आप खराब कर दोगे और पेड़ लगा दोगे आप 200 किलोमीटर दूर पे। दूसरा मैं ये कहूंगी कि राजनीति कहीं और लगा देंगे पेड़, जैसे आप लोगों ने अंडमान निकोबार में कर रखा है कि वहाँ के पेड़ काट दो और ले आके वहाँ मध्य प्रदेश झारखंड में आके लगा दो उन्हें पेड़ों को। इनको बोले सुन ले थोड़ी देर, नहीं तो फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगी। तो जब समीक्षा बैठक वो लेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी कवरेज होगी। अब ये तो बताना भी पड़ेगा ना कि आज कौन सा विभाग है, अगर इनको बताओ तो समस्या, ना बताओ तो हमें कोई पूछ नहीं रहा। मुझे ना आपसे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। पिछली बार की आपदा में आप लोग लगभग 5,000 करोड़ रुपए मांग के लेकर आए थे केंद्र से, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि साल भर में वो पैसा आपने कहाँ पर खर्च किया? बहुत अच्छी बात है। प्रभा जी क्वेश्चन सुनिए विपक्ष का, प्रभा जी सुन भी लीजिए ना। आप क्वेश्चन पूछिए भाई, ये तो सुनी नहीं रही है किसी की। ये आम आदमी
अपनी पार्टी है ये तो बिल्कुल ना बोले। क्यों ना बोले? आम आदमी पार्टी देश के नागरिक नहीं है? आम आदमी पार्टी क्या देश के नागरिक नहीं है? हम क्या उत्तराखंड के लोग नहीं है? हम क्या हिमालय के नागरिक नहीं है? हम नहीं बोलेंगे, बस आप ही बोलेंगे। प्रभा जी, बस मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि पिछली बार जब आपदा आई थी, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी दौड़े हुए दिल्ली गए थे और वहां से लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड लेकर आए थे। वो फंड आप लोगों ने पिछले 1 साल में कहाँ ठिकाने लगाया? उसका जवाब प्रभा जी चाहिए। जरा सवाल सुन लीजिए उनका। झीलों का शहर। अरे प्रभा जी सुन लीजिए। अरे पहले कह रही है कि भाई अगर आप बोलोगे तो बोलना नहीं देंगे। दूसरे घर जाने के लिए उनका राइट है क्या? प्रभा जी सवाल प्रभा जी, सुनिए, सवाल सवाल सुनिए, सुनिए। विपक्ष का सवाल सुनिए। के धुले हुए बन जाते हो। मेरी प्रभा ये समझ जी, में करे। प्रभा जी हम सचिन जी, प्रभा जी एक मिनट जरा उनका सवाल का जवाब दे देश दीजिए। की तो भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि यहाँ तो किसी भी समय आपदा आ जाती अरे है। भाई हम आपदा को मना नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि 5,000 करोड़ से ऊपर का बजट पिछली बार धामी जी लेकर आए थे। मैं और आप उसी डिबेट में यहीं इस स्टूडियो में बैठे थे। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो जो पैसे थे वो कहाँ खर्च किए इस बात से जरूर हैं। और अभी जो आपने मदन कौशिक जी को आपदा डिपार्टमेंट का जो हेड बना दिया है, ये देखिए, इस चुनाव तरीके से नहीं चुनाव कि में पैसे करके बोलेंगे इकट्ठा तो करने का सुनना है। तरीका है क्या मदन जी का? क्योंकि हरिद्वार में अभिषेक जी, आप आप लोग बोलिए। मैक्सिमम सीटें हारे थे। इनकी आवाज कम कीजिए। वो आप बोलिए, सुन लेंगे। प्रभा जी 1 मिनट। प्रभा जी हम आप उनकी बोलिए। बात सुन रहे हैं। ठीक है, वो हम सुन उनकी रहे हैं। बात सुन रहे हैं। अब अब आप थोड़ा सा हमारी बात सचिन जी मेरा एक क्वेश्चन है प्रभा जी से कि 5,000 करोड़ से ऊपर का जो बजट आया था वो साल भर में इन्होंने कहाँ खर्च किया? और आपदा प्रबंधन विभाग के जो मंत्री बनाए गए हैं इस समय मदन कौशिक जी, क्या उनका और हरिद्वार में जो हार हुई थी पिछली बार उनकी मैक्सिमम सीटों की, क्या उनके बीच में कोई कनेक्शन है कि वहां से वो पैसा आएगा वो वैसा इकट्ठा किया जाएगा और चुनाव में यहाँ हरिद्वार में लगा दिया जाएगा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कनेक्शन साफ नजर आता है, डॉट्स मिलते हुए नजर आते हैं। और जो इतना पैसा आता है आपदा के नाम पर वो कहाँ खर्च हो रहा है? भाई थराली में आज भी स्थिति वहीं की जस की तस है। क्या नदियों के पुस्ते बन गए? क्या आपने क्या क्या काम किए? मैं थोड़ा सा ना वो काम जानना चाहती हूँ। 5,000 करोड़ की रकम बहुत छोटी नहीं होती है। अभिषेक जी आप बोलिए, उसके बाद दीपक। 1-2 क्वेश्चन प्रभा जी से पूछ लेते हैं। हाँ पूछ। मैं ये प्रभा जी पूछ कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं अभिषेक जी आपसे। माने आप इस बात को ऐसा ना लें कि पक्ष में है या विपक्ष में। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, पिछली बार आपदा आई, धराली, थराली, छेनागढ़, जखोली, हमारे बागेश्वर, पौड़ी, इतनी जगह में आपदा आई। उन लोगों को क्या हुआ जो वहां दबे कुचले मर गए, जिनको जो आपदा प्रभावित हुए उन लोगों को? और उसके अलावा मैं ये पूछ रहा हूं, इससे पिछले और आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले जोशीमठ में माध्यम से इनको बता दूं कि नहीं, थोड़ा एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए प्रभा जी। अरे थोड़ा सुनने की धैर्य रखिए, सुनने की क्षमता रखें, सुनने की क्षमता रखें प्रभा जी, सुनने की क्षमता रखें। हम भी तो सुन रहे थे आपको, हम भी तो सुन रहे थे आपको, हम भी तो सुन रहे थे आपको। प्लीज आप ऐसा डिबेट को डाइवर्ट मत कीजिए सचिन जी, या तो फिर हमें मत बुलाइए। प्रभा जी क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद जवाब दे देना आप। अरे मैंने बोला ना, सत्ता पक्ष और विपक्ष सब अलग चीज है, जनता सब उत्तराखंड की तो है। मैं ये पूछ रहा हूं 2024-25 में जितने लोग काल ग्रसित हुए, जो गए, उनके साथ क्या किया जा सकता है? आप क्षतिपूर्ति 5,000, 10,000, 50,000 जो भी दे दिया आपने, दे दिया। उन लोगों का क्या हुआ? लेकिन उससे पहले हर साल मुख्यमंत्री जी, आपदा आती है, आपदा को रोका नहीं जा सकता है। आपदा के बाद जो आप आज मीटिंगें कर रहे हैं जी, वो ठीक हैं, लेकिन क्या मीटिंगें धरातल पे उतर रही हैं? और जो आपकी सरकार 2022 से पहले भी केदारनाथ और जोशीमठ में कितना बड़ा भूस्खलन हो रखा है। वहां के लोग सारे मकाने, इनको बोला गया था कि इनको कहीं दूसरी जगह बसाया जाएगा जोशीमठ के लोगों को। क्या उनको बसाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है या नहीं हुई है? ये मेरे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं सर, फिर ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चन, भूल जाएंगे। ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए प्रभा जी, 1 मिनट जवाब दीजिए, फिर दीपक जी। जी सचिन जी, मैंने आपको पहले कहा कि जब पहली बार धराली में भी आपदा आई थी, उनको इनिशियली जो फाइनेंशियल उनको 5 लाख रुपए दिए गए, कि उसके बाद वो जो लोग नदी के मुहाने पर किसने बसाए थे? ये कांग्रेस की सरकारों में अवैध निर्माण करवाया गया। वहां पर 5-5 मंजिल होटल वहां पर बनवाए गए थे। बाजार पूरा का पूरा जो तहस नहस हो गया। अगर आप अभिषेक जी से ये बोले
कि कौन सी सरकार 2014 में ये आया था निकल के कि ये सारा निर्माण महानदी के किनारे करवाया गया था। क्यों आपने लोगों को वहां पर बसने के लिए मजबूर? तो प्रभा जी, क्या वो कांग्रेस में ही बसे? देखिए सरकार तो बीजेपी की बीच में रही है भाई, बीजेपी की गवर्नमेंट भी तो बीच में रही है। आपने नहीं दी बसाने के लिए? जी बिल्कुल। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत और जो पीएम जो प्रश्न मेरा है उसका जवाब नहीं मिलेगा। जो 5,000 करोड़ की बंदरगाह कहाँ बनी है? घर आवंटित किए गए तीरथ जी ने, त्रिवेणी जी ने, किसने? आप बताइए जरा, 2017 के बाद कितने बन गए? सचिन जी, चरणबद्ध तरीके से चल रहा है ताकि हर आदमी को पहले 5 लाख रुपए दिए गए, उसके बाद उनको घर दिए गए हैं। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर रिस्पना नदी की भी बात हुई, सचिन जी, पिछले साल हमने रिस्पना नदी में देखा एक बादल जब फटा था तो वहां पर जो लोग थे वो कब के बसे हुए थे? कौन सी सरकार ने वहां नदी के किनारे उनको घर बसाने के लिए, जबकि वो डेंजर जोन होता है, वहां पर वो लोग नहीं रहने चाहिए। नदी में जिसने बसाया जो विधानसभा बन रखा है ना, विधानसभा भवन, वो आपके कार्यकाल में बना हुआ है। ठीक है दीपक जी, आप सवाल विधानसभा भवन आपके कार्यकाल में बन रखा है। एक एक करके सर, एक एक करके सवाल पूछेंगे तो सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों को सुनकर लग रहा है कि ये वोट मांगने वहां गए नहीं जहां कांग्रेस ने बसा रखे थे रोड के किनारे, रिस्पना की नदी किनारे, ये गए नहीं, ये बोल के गए क्योंकि आप लोगों को कांग्रेस ने बसा रखा है, आप लोगों ने तो आपदा में जाना है, जिम्मेदारी कांग्रेस की है, ये कहना चाह रही है क्या ये? प्रभा जी ये कहना चाह रही है कि जो कांग्रेस ने बसाए हैं अगर मैं मान भी लूं तो ये वोट मांगने नहीं गई है, गलती उनकी है। ये क्या जवाब हुआ? अगर आपदा में नुकसान हुआ है, जान माल का, तो प्रदेश का नागरिक मरा ना जी। अब राजनीति कैसे, जब मैंने आरोप लगाया कि राजनीति लाभ कैसे लेती है सरकार, आज 2025-26 में हम लोग आज आ रखे हैं 9 नवंबर 2000 को प्रदेश बना। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि बताऊं आपको, आपने कभी पेड़ों का शमशान सुना है? प्रभा जी गूगल करिएगा और सर्च करिए, समझ में आ जाएगा पेड़ों का शमशान कहां है। इस प्रदेश में पेड़ों का शमशान यदि अगर किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। सहजदारा में देखिए जाके, अपनी आंखों में पट्टी बांध के क्या हो गया आपको? सुनिए, 900 पेड़ आपने इधर से उधर करे, आज वो खंडर बने हुए हैं, शमशानों की तरह लगे हुए हैं। सहजदारा में जाके देखिए, गूगल सर्च करिएगा, उत्तराखंड में पेड़ों का शमशान कब्रिस्तान नहीं था। ये किसकी देन है? वाहवाही लूटी आपने, वन विभाग ने वाहवाही लूटी, सरकार ने वाहवाही लूटी कि हम पेड़ों को नहीं काट रहे हैं, पेड़ों को यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, और आपने वो पेड़ सूखे रख दिए। कुछ दिखता है? ये है फायदा, ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। आप सिर्फ वाहवाही लूटना जानते हैं, पेड़ों का कब्रिस्तान दिया है आपने उत्तराखंड को। क्या बात कर रही हैं आप? किसने लगाया पेड़? वो पेड़, वो शमशान किसने बनाया? सहस्त्रधारा में पेड़ों का शमशान किसने बनाया? जवाब दीजिए। कौन था मुख्यमंत्री? कौन था वन मंत्री? जवाब दीजिए ना, कौन था वन मंत्री? कौन था मुख्यमंत्री? जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नेता किसका था? कांग्रेस का था क्या? किसका था? कुछ भी नहीं। आप बताइए, उत्तराखंड को पेड़ों का शमशान किसने दिया? कब्रिस्तान बोलते हैं उसको। ठीक है, एक मिनट जरा पहले उनसे बात कर लेते हैं, सोनी जी से। आपने सिर्फ फायदा उठाया, ठीक है? सोनी जी आप बताइए। हाँ सोनी जी आप बताइए। की बात करते हैं आप। सोनी जी को शमशान दे दिया आपने पेड़ों का। सचिन जी, कोई भी चीज बनेगी डेवलपमेंट, अरे पेड़ों का शमशान आपने दिया है उत्तराखंड को। गूगल करिए, ये रटा है फसल मत दीजिए, गूगल करके देखिए, अगर आप समझ में आ सुन जाएगा रहे हैं आपको। तो मैं जरूर बात करूंगा अपना। जी, ये पर्वतीय अंचल है, हमारे यहाँ पर आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। मैंने कई बार कहा सचिन जी कि 3 महीने जो हमारे आपदा के होते हैं, उसके बाद 9 महीने हमारे पास जो बचे कुछ महीने 9 महीने होते हैं, क्या हमने कभी ऐसे सर्च अभियान चला करके जो आपदा के दृष्टि से बहुत ही खतरनाक जोन है उनका संकलन किया, उनका आकलन किया? क्या कभी हमने ग्राम स्तर से, प्रधानों से उन गांवों की स्थिति जहां पर आपदा आने की संभावना होती है और आपदा के स्तर से वो गांव क्षतिग्रस्त होते, ऐसे गांव के रिकॉर्ड लेकर के क्या हमने आपदा से पहले उनको दूसरी जगह में ले जाने का प्रयास किया है? ये तमाम प्रश्न उठते हैं
इन तमाम प्रश्नों के समाधान हम लोगों के स्तर से होने चाहिए और इसका समाधान शासन को, सरकार को पहले ही निकाल लेना चाहिए। जो मैंने कहा था कि आपदा से पहले की हमारी तैयारियां क्या है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे पास छोटी इकाई जो राजनीति की होती है, ग्राम पंचायतें होती हैं, अगर ग्राम पंचायतों के माध्यम से अगर ऐसे स्थानों का हम संकलित करते हैं, हमारे को पूरा डाटा आ जाएगा। अगर प्रधान नहीं देते तो हमारे जो पटवारी और राजस्व उप निरीक्षक होते हैं, उनके माध्यम से हम वहां के जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनका आकलन के आंकड़े ले सकते हैं, उन स्थानों को चिन्हित कर लेते हैं। तो ये जब तक हमारा प्रयास नहीं रहेगा सचिन जी, कहीं ना कहीं पहाड़ का आदमी आपदा का शिकार होता रहेगा। हमने कई बार सुझाव भी दिए हैं कि पर्वतीय अंचल हैं, पर्वतीय अंचलों को देखा जाए, आपदा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। सर्वप्रथम पहले जो 9 महीने हमारे पास बचे होते हैं, उन 9 महीने में हम स्थलीय निरीक्षण करके ऐसे स्थानों को चिन्हित करके उन लोगों को दूसरे स्थानों पर अगर हम शिफ्टिंग कर देते हैं तो आपदा में कोई आदमी को जन धन की हानि नहीं उठानी पड़ेगी सचिन जी। ये हमारा प्रयास होना चाहिए जी। मैं अभी त्रिलोचन सोनी जी बता रहे थे कि छोटी इकाई और बड़ी इकाई ये आज की डेट में कोई मायने नहीं रखती है जी। मैं आपको बताऊं, छोटी इकाई भी डर डर के काम कर रही है और घोषित आपातकाल है। मैं आपको बताऊं, जब पटवारी, आप प्रभा जी तो हंस रही है, मैं आपको बताऊं प्रभा जी, जो पटवारी होता ना राजस्व निरीक्षक, उसको हर जो जलवायु होती है और जो फसलें होती हैं उसमें प्रति जगह खसरे में कौन सी फसल उगती है उसको बोलते हैं गोशारा, पता होना चाहिए। और गोशारे के बाद आपकी खतौनियां सब जगह अंकित होता है, इसमें कौन सी भूमि कृषक है, कौन सी अकृषक है, कौन सी वन भूमि है, कौन सी आज उपयोग हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। त्रिलोचन सोनी जी बड़ी लंबी चौड़ी बात बता रहे, मैं इसलिए उनको नॉलेज है, पर्यावरणविद हैं, लेकिन ये सब चीजें धरातल पे हो रही हैं, लेकिन क्या वाकई में हम इस चीज से सीख रहे हैं? अभी हमारी बड़ी बहन उमा सिसोदिया जी ने बताया था, पिछले आपदा के समय केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ का राहत पैकेज आया है। कितना वापस गया? एक अटैची से आया, कितना वापस गया? या वाकई में धरातल पे उतरा? आप आज देहरादून की स्थिति देखिए कि किस तरह से, मैं आज कई पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट से देख रहा था कि बता रहे हैं कि इधर की सड़कें खुदी, इधर की सड़कें खुदी, बीच की सड़कें खुदी, आदमी जाए तो जाए कहां? अभी कुछ दिन में बरसात आने वाली है, तो आम आदमी को उनके भरोसे छोड़ दिया क्या? और आप बोल रहे हैं कि एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को, आपदा प्रबंधन को, सबको जिम्मेदारी दे दी गई है। भाई ऐसा बोल के थोड़ी नहीं होगा, वाकई में धरातल पे उतर के होगा। जवाब ले लेते हैं, फिर उमा जी से बात करेंगे। जी प्रभा जी जवाब दीजिए। 5,000 करोड़ वो पूछ रहे हैं 5,000 करोड़ कहाँ गया? देखिए सचिन जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जो सरकार है, सरकार की जो जिम्मेदारी है, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारी सरकार है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो हर, मैं कहूंगी कि कोई भी क्षेत्र हो वहां पर अपना 100% दे रहे हैं। और देखिए, अगर आप पहाड़ों में भी चले जाइए, अगर आज समीक्षा बैठक हो रही है तो क्या ये नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल हो रही है। ये आपदा से पहले की तैयारियां हैं, बिल्कुल सही बात है। और पिछली बार भी जब आपदाएं आई थी, जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन हुए थे, मैं कह रही हूँ पूरे राज्य ने उसको सराहाया था, ऐसा नहीं है। और आप ही के चैनल पे बैठ के हमने डिबेट भी करी है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो भी चीजें हैं, केवल से अगर डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं तो उसका हमें एक ही सेना की जरूरत है। वैसे तो कहीं पर भी जी, मदन कौशिक जी को आपदा विभाग का मंत्री बनाया गया। मुझे लगता है जो आपदा पिछली बार हरिद्वार में आई थी कि आप 11 में से 6-7 सीटें हार गए थे, क्या वहाँ का प्रबंधन हो रहा है क्या इस बार? कि आपदा विभाग का जो पैसा आएगा उसको वहाँ डाइवर्ट किया जाएगा? वहाँ से भी अपनी सरकारें चलाता है और अब पंजाब में बैठ के हमारे, अरे प्रभा जी, जो मेरा सवाल है उस पे बात कीजिए। प्रभा जी जो मेरा सवाल है उस पे बात कीजिए। अरे प्रभा जी, एपस्टीन फाइल में किसी का नाम नहीं है मोदी जी के सिवाय। मोदी जी और हरदीप पुरी का नाम जो है ना एपस्टीन फाइलों में, हमारे 3 सेलर मर गए इस समय। हमारे 4 दिन के अंदर 3 जहाजों पर हमले हुए, 3 बच्चे हमारे यहाँ के शहीद हो गए। और आपके
अगर 56 इंची आपदा सीने आती के है, मुंह से हमें एक पहले शब्द से नहीं पता निकला है, अमेरिका के इसलिए हम खिलाफ। अलर्ट मोड पर है। हमने एपस्टीन फाइलों पर बात किया कीजिए प्रभा जी, शराब की बात बाद में करेंगे, पहले एपस्टीन फाइलों पर बात कीजिए कि मोदी जी क्या क्या करके आए हैं अमेरिका में, कौन सी नस है जो इस समय अमेरिका ने उनकी दबा रखी है कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। कि अगर आपके क्षेत्र में कोई गड्ढा बेकार की है, बात है। आप उसके वो ऊपर 5,000 करोड़ पे नहीं किसी बोलेंगी आप, इधर उधर की सारी बातें घुमाएंगी, लेकिन 5,000 करोड़ का जो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ वो नहीं आप बोलेंगी। ठीक नहीं हुआ है, तो अब आप बताइए ऐसा तभी संभव है क्योंकि बोले यार हमारे ये जो वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, अनर्गल अनर्गल उन्होंने हर अनर्गल अधिकारी वही नहीं को सुन रहा। निर्देश दिए हैं रात जात कि हमारे यात्रा शहर शुरू में होनी इस थी। प्रकार सरकार कोई के भी द्वारा घटना घटित 5,000 ना हो करोड़ का कि ड्राफ्ट जब बनाया गड्ढे गया, की वजह से 5,000 कहीं करोड़ जल का भरा हो, केंद्र सरकार तो के लिए मुझे लगता क्या है है। कि वहाँ ये के बस हकादारियों ने पैसे बोल दिया यहाँ ले कि आओ, हम बस, खुद कर देंगे, हमें बस, पैसे की जरूरत नहीं है सरकार से। एक गंगा पैसा देवी बस रात जात। हमें मिल पाया है। बस केंद्र से पैसा इन ले आओ, लोगों यहाँ को आके अपना मैं बंदर ये बाट करो उस समझती हूँ पैसे कि की। जो सही हो गया चल उसको रहा है बस। सही बोले और जो कितना बड़ा तैयारियां पेट है चल यार, लोग रही खाते हैं, कितना है उनकी पैसा। तैयारियों की समीक्षा बैठकों में इनको भी अपने सुझाव देने चाहिए, ना कि मैं ये कहूंगी नेगेटिविटी के साथ ये लोग अपने प्रभा जी विचार रखें, हमारे एक क्योंकि प्रश्न ये का आपने मुद्दा कोई जवाब नहीं राजनीति दिया, का पूरा नहीं है। समूचा विपक्ष आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा है कि पिछली बार जो आपदा का पैसा आप दिल्ली से लेकर आए थे वो आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, बस इतना बता दीजिए। हमने वही करा, आप हम केजरीवाल नहीं है। अरे कहाँ करा, वही तो हम पूछ रहे हैं भाई, कहाँ करा तो कहाँ करा, हम पूछ रहे हैं कहाँ करा। अरे हम पूछ रहे हैं कहाँ करा, कहाँ करा बताइए। आपको भी शायद आपने टीवी में भी देखा होगा, अगर आपको याद दीपक जी, आप होगा सवाल पूछिए कि उनसे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सेवा सदन में बुला बुला के लोगों को बुलाया और जो भी पैसा था उनको चेक दिया गया, और जो हमारे बहुत कितने ज्यादा लोगों को पीड़ित चेक हमारे दिया लोग गया, थे, कोई आंकड़ा है आपके जिन्होंने पास अपने कि भाई परिवार फलाने जनों को फलाने खोया वहां था, पर इतने लोग उन लोगों आपदा को प्रभावित थे, देहरादून उनको इतने का चेक दिया गया, अपने कोई आंकड़ा है आवास आपके पर बुलाया पास? था, अपने कैंप कुछ नहीं, पर बिना आंकड़े के बुलाया आप बैठे था हुए हैं। और उनको चेक दिया था। अरे और कहाँ उनको चेक दिया था भाई, कितने लोगों को चेक दिया, कितने हजार रुपए के चेक दिए, कितना पैसा वहां पर उन्होंने बांटा है। देखिए, और आप तो कह रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये सारी बातें तो खुद जो वहां के विक्टिम थे वो खुद कह रही है और हमने खुद देखा। प्रभा जी पर्यावरण से इतना खिलवाड़ मत कीजिए, ये आपदा आपके घर पे भी आ सकती है, मुख्यमंत्री जी के आवास पे भी आ सकती है, पर्यावरण से भगवान के लिए इतना खिलवाड़ मत कीजिए, इतना खिलवाड़ मत कीजिए इस पर्यावरण से आप लोग। कि हमें ये लगना लगे कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। अरे हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो आपसे आपकी तैयारियां पूछ रहे हैं, हम तैयारियां नहीं पूछेंगे। आपको पिछले साल पैसा मिला, आप दिल्ली गए, मुख्यमंत्री जी भागे हुए, वहां से पैसा मिला, उस पैसे का हिसाब आप हमें बता दीजिए, हमें भी पता चले ठीक आपने है पैसा दीपक जी, खर्च किया। कमेंट लास्ट तैयारी कमेंट करिए। फटाफट ले लेते हैं, जल्दी बोलिए, क्या अब इसका हल होना चाहिए जिससे भाई आम आदमी की जानमाल की सुरक्षा भी हो? सरकारें तो बजट जारी करती रहेंगी, मरेगा तो आम आदमी। देखिए नुकसान तो आम आदमी का ही होने वाला है, और ये कहना कि उनको सड़क किनारे या नदी किनारे किसी दूसरी सरकार ने बसाया, आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। उन्होंने वोट आप ही को दिया होगा किसी न किसी ने, तो आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते किसने बसाया। जब बसाया था तो क्या भारतीय जनता पार्टी गंधारी बनी हुई थी क्या उनके नेता? तो उन्होंने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं आवाज उठाई? भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि जब चाहे आधुनिक गंधारी बन जाती है कि हमें कुछ नहीं पता है, और जब चाहे पट्टी हटा के कहते हैं हमें सब कुछ दिखता है। तो ये सुविधाजनक जो गंधारी बनने का बीजेपी में जो स्वांग रचती है ना भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, ये नहीं चलने वाला। आप देखिए सही समय पे आप लोगों ने करी मीटिंग है। चलिए ठीक है, बहुत आप शुक्रिया सभी करिए। मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल ये है कि कितनी तैयारी है सरकार की आपदा को लेकर? आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।